आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, तो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, इस चैप्टर को पहले देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है हमें सोवियती प्रणाली, सोवियती प्रणाली की व्यवस्था की विशेषताएं, सोवियती संघ के प्रमुख शासक, सोवियती संघ के विघटन के कारण, सोवियती संघ के विघटन के परिणाम, शाक थेरेपी व उसके परिणाम, बर्लिन की दीवार, भारत सोवियती संघ के संबंध और भारत रूस के संबंध। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। जब विश्व में ये ध्रुवीय व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले एक ध्रुवीय व्यवस्था। जब विश्व में शक्ति का केंद्र एक देश हो तो वह एक ध्रुवीय व्यवस्था कहलाती है। जैसे वर्तमान में सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। पूरे विश्व कहीं ना कहीं उसकी कमांड पे चलता है, तो इसलिए वर्तमान समय में क्या है? एक ध्रुवीय व्यवस्था है। दो ध्रुवीय व्यवस्था, जब विश्व में शक्ति का केंद्र दो देशों के पास होता है तो वह द्विध्रुवीय व्यवस्था कहलाती है। द्विध्रुवीय व्यवस्था मतलब देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था, सोवियती संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, और दोनों गुटों में आपस में विचार मतभेद थे। तो उस समय कैसी व्यवस्था थी? दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, बहुध्रुवीय व्यवस्था। जब विश्व में शक्ति के केंद्र बहुत सारे देश हों, जब विश्व में शक्ति के केंद्र बहुत सारे देश हो तो वो बहुध्रुवीय व्यवस्था कहलाती है। ऐसे ही कामना विश्व के अधिकांश देश करते हैं, भारत भी उनमें शामिल है, जो विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था और द्विध्रुवीय व्यवस्था को नहीं चाहते, वो बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं सोवियती प्रणाली। देखिए, सोवियती प्रणाली से पहला सबसे देखते हैं 1917 में रूस का निर्माण कब हुआ? 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद सोवियती संघ गणराज्य यूएसएसआर का निर्माण हुआ। यूएसएसआर का शाब्दिक अर्थ है यू फॉर यूनियन ऑफ, एस फॉर सोवियत, एस फॉर सोशलिस्ट, आर फॉर रिपब्लिक, यानी हिंदी में कहेंगे सोवियती संघ समाजवादी गणराज्य। सोवियती संघ समाजवादी गणराज्य का उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था। समतामूलक, यहाँ पे समतामूलक का अर्थ है एक समानता, मतलब समतामूलक माने समानता वाला, ऐसा समाज जहाँ पर पूरी समानता हो उसको हम क्या कहते हैं? समतामूलक समाज कहते हैं। जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? इस व्यवस्था को कहा गया सोवियती प्रणाली कहा गया, जहाँ पर पूंजीवाद का विरोध हो, निजी संपत्ति का विरोध हो और समाज में एक समानता स्थापित की जाए, उस प्रणाली को हमने सोवियती प्रणाली कहा गया। सोवियती प्रणाली की मुख्य विशेषता थी, सोवियती प्रणाली की समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी को आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ले जाते थे। सब आर्थिक निर्णय पूरे समाज को ध्यान में रखकर सरकार स्वयं लेती थी। देखिए, सोवियती प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि नियोजित मतलब प्लानिंग करना, नियोजन करना, यानी कि हमारे पास वर्तमान में जो संसाधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए नीतियां बनाना ही नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। प्रत्येक नागरिक के पास न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, यानी कि हमको जीने के लिए न्यूनतम जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो सबके पास था। बेरोजगारी ना के बराबर थी, बेरोजगारी नहीं थी। संचार प्रणाली, यानी कि संचार यानी कि मैसेज, यानी कि हम एक दूसरे से आपस में वार्तालाप संदेश कैसे पहुंचाते हैं, वो प्रणाली इसकी बहुत उच्च स्तर की थी। इसीलिए इतना सोवियती संगठन इतना मजबूत था, क्योंकि संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। मालकियत यानी कि मालकीना हक राज्य का था, सब चीज़ों में राज्य का मालकानी हक था। उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत किस्म के थे। ऊर्जा के संसाधनों का विशाल भंडार था। केवल एक पार्टी का शासन था, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। पूंजीवाद, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध था। किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनाने की छूट नहीं थी, कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता था, सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अतः हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि सोवियती प्रणाली वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। सोवियत संघ ने जिस प्रणाली द्वारा अपना विकास किया, अपना संगठन को बनाए रखा, मजबूती से खड़ा रहा, उसको हम सोवियती प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, सोवियत संघ के प्रमुख शासक। सबसे पहला जोसेफ स्टालिन, शासन 1924 से 1953। कार्य जो देखिए, सबसे पहले लेनिन 1917 में वहाँ के शासक बने। उन्होंने वहाँ के शासक को मजबूत किया, परंतु स्टालिन ने उसको प्रबल कर दिया, मजबूत कर दिया बहुत। इसने क्या किया? उद्योगों को बढ़ावा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई और खेती को बलपूर्वक समूहीकरण किया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र को बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र की जहाँ प्रभुत्व, नेतृत्व कौन कर रहे थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस कर रहे थे, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ही विजय हुई थी। तो द्वितीय विश्व में इसलिए युद्ध लाई थी। खेतों की बलपूर्वक समूहीकरण किया, खेतों का बलपूर्वक समूहीकरण कराया।
अब देखिए दूसरा, निकिता क्रुश्चेव 1953 से 1964 तक। वैसे तो बहुत सारे नेता वहाँ के रहे, परंतु जो प्रमुख हैं वो 3 नेता थे, उन तीनों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। इसके समय में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ, और अंतरिक्ष में पहुँचने की, अंतरिक्ष में जो जितने भी कार्यक्रम हुए, अंतरिक्ष को जो बढ़ावा दिया, इसके उसमें बहुत कार्य हुए अंतरिक्ष संबंधी। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 से 1991। गोर्बाचोव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के ये 2 नीतियाँ, देखिए गोर्बाचोव बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्होंने ही सोवियत संघ को सुधार करने का प्रयास किया। हालांकि ये सफल नहीं हो पाए और अपने देश में इनकी बहुत निंदा हुई, परंतु विश्व में इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। तो ये एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने 2 नीतियाँ दी, ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन, प्रेस्तारी का मतलब पुनर्रचना, जिसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ में शांति स्थापित करना। इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। पहले क्या था, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, पर इन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और अन्य राजनीतिक दल के भी रास्ते खुले। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेनाओं को वापस बुलाया। इन्होंने सेना की शक्ति की में कमी करी, हथियारों की होड़ में भी कम करी। इन्होंने बहुत सारी संधियों पर हस्ताक्षर किए अमेरिका और इसके साथ शस्त्र नियंत्रण के लिए। जर्मनी का एकीकरण में सहायता की, हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, निजीकरण को बढ़ावा दिया। इनके प्रमुख कार्य। अब देखिए सोवियत संघ के विघटन के कारण। सबसे पहला, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके क्या प्रमुख कारण थे। देखिए सबसे पहला, स्टालिनवादी संगठन की विफलता। मिखाइल गोर्बाचोव के खुलेपन की अवधारणा। नंबर 2। नंबर 3, योग्य नेतृत्व का अभाव। नंबर 4, सेवकीय तंत्र भ्रष्टाचार। नंबर 5, आर्थिक संकट। नंबर 6, गोर्बाचोव द्वारा सैन्य शक्ति में कमी। और नंबर 7, परमाणु अस्त्रों के निर्माण में धन का अपव्यय। अब देखिए पहला कारण है स्टालिन ने कि संगठन की विफलता। देखिए लेनिन ने 1917 में रूस का समाजवादी राज्य स्थापित किया, लेनिन ने किया, और जर्मनी 1924 में लेनिन की मृत्यु के पश्चात स्टालिन ने इसे सबल बना दिया। स्टालिन ने इसे बहुत मजबूत बनाया और उसने अपने विरोधियों को बीन कर मतलब चुन कर तथा उन पर झूठे आरोप लगाकर कुचल दिया। लेकिन 1953 में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात ख्रुश्चेव के गुट ने सत्ता को हाथ में लिया तथा स्टालिन के द्वारा किए गए अनुचित कार्यों की खुलकर निंदा की और उसके विश्वास पात्र अनुयायी का सफाई कर दी, जिससे कि वहाँ पर कमजोरी होगी, शासन कमजोर हो गया। नंबर 2, मिखाइल गोर्बाचोव की खुलेपन की अवधारणा। मिखाइल गोर्बाचोव ने 2 महत्वपूर्ण, अभी उनकी हमने चर्चा की थी, सूत्र दिए थे, ग्लासनोस्ट खुलापन और पेरेस्तारी का पुनर्रचना, ने सोवियत संघ के विघटन की नींव रख दी। इसने सोवियत संघ की विघटन की नींव रख दी। इस नीति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने वाले राज्यों में अपना प्रयास किया कि हम सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं। अन्य गणराज्यों ने भी उनका अनुसरण किया। इस प्रकार एक एक करके सोवियत संघ से गणराज्य स्वतंत्र होते चले गए और सबसे पहला जो राज्य स्वतंत्र हुआ उसका नाम था लिथुआनिया। वो राज्य था जो सबसे पहला सोवियत संघ से अलग हो गया था। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने व उसका कुशल व सफल संचालन करने हेतु योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। बिना योग्य नेतृत्व के कोई भी राज्य नहीं चल सकता। लेकिन स्टालिन व ख्रुश्चेव ने अनेक कठिनाइयों का सामना करके भी अपनी व्यवस्था को बचाए रखा। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया परंतु व्यवस्था को चलाए रखा, परंतु उसके बाद सभी नेता अकुशल व अयोग्य साबित हुए, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। देश में न स्वतंत्र प्रेस थी। देखिए देश में स्वतंत्र प्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको बोला गया है, प्रेस को ही बोला गया है। इसलिए प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो देश में ना तो स्वतंत्र प्रेस थी और ना न्यायपालिका थी। न्यायपालिका भी स्वतंत्र होना जो जरूरी है, जो भ्रष्टाचार का भंडा फोड़कर उस पर अंकुश लगा सके, जिसके कारण सत्ताधारी दल के नेतागण व अधिकारीगण घूसखोरी में लग गए, जिससे उनका जनसाधारण से संपर्क टूट गया और शासन के प्रति लोगों की आस्था कम होती चली गई और उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया और अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। आर्थिक संकट, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आर्थिक संकट, सोवियत संघ में निरंतर अन्न उत्पादन की मात्रा घटती चली गई तथा देशों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। विरोधियों को दबाने में अपार धनराशि खर्च हो रही थी, जिससे राजकोष में देशी व विदेशी मुद्राओं समाप्त होने लगी तथा सोवियत संघ के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। अब देखिए नंबर, गोर्बाचोव द्वारा सैन्य शक्ति में कमी। मिखाइल गोर्बाचोव ग्लानोस्ट की नीति द्वारा अपनी छवि को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सैन्य शक्ति को कम करना
में अपना हित समझा। उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु अस्त्रों के कम से करने के लिए अनेक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति का मसीहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनको शांति का मसीहा कहा गया, समझा जाने लगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ, परंतु सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। नेक्स्ट है परमाणु अस्त्रों के निर्माण में धन का अपव्यय। सोवियत संघ ने परमाणु शस्त्रों व परंपरागत शस्त्रों पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च किया, जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सोवियत संघ को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तथा जनता में असंतोष बढ़ चला। तो ये उपयुक्त कारण थे जिसके कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सबसे पहला स्वतंत्र होने वाला राष्ट्र बना लिथुआनिया। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको घोषित किया गया? रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया। अब देखिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या परिणाम हुए। देखिए सबसे पहला क्या परिणाम हुआ, सोवियत संघ का विघटन का प्रथम मुख्य परिणाम यह है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध था, परंतु जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। हथियारों की होड़ समाप्त होगी और सैनिक गुटों का अंत हो गया। देखिए जो सैनिक गुटबंदी बन रही थी लगातार एक दूसरे को शक्तिशाली दिखाने के लिए, जो हथियार बन रहे थे वो सब समाप्त हो गए। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया। विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया और विश्व में केवल एक महाशक्ति बची अमेरिका, और वह और अधिक शक्तिशाली हो गया तथा विश्व में संगठनों में अब उसकी अधिक नियंत्रण हो गया। विश्व के संगठनों पर उसका अधिक नियंत्रण हो गया और एक ध्रुवीय व्यवस्था विश्व में स्थापित हो गई। तीसरा प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों का उदय, क्योंकि 15 गणराज्य मिलकर सोवियत संघ बना हुआ था, तो 15 गणराज्य उससे अलग हो गए, तो बहुत सारे गणराज्य अलग हो गए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण साख थेरेपी। देखिए वहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए सोवियत संघ की व्यवस्था सुधारने के लिए साख थेरेपी अपनाया गया। देखिए साख थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुँचाकर उपचार करना। रूस मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया था। यह मॉडल सफल नहीं हुआ। यह जनता को उपभोग के उस आनंद तक नहीं ले जा सका जिसका इसने वादा किया था, और इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए? सबसे पहला शॉक थेरेपी के परिणाम। नंबर 1, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, और नंबर 4, आर्थिक असमानताओं का जन्म। नंबर 1 देखिए अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। सन 1990 ईस्वी में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग को उस आनंद तक नहीं ले जा सकी जिसने उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में अथवा कंपनियों को बेच दिया गया। यह कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला साबित हुआ। इतिहास ने इसे सबसे बड़ी गराज सेल का नाम से जाना गया। महत्वपूर्ण उद्योगों की कम से कम कीमत आंकी गई, उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। यद्यपि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए समस्त जनता को अधिकार पत्र प्रदान किए गए, लेकिन अधिकांश जनता ने अपने अधिकार पत्र काले बाजारियों को बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। नंबर 2, इससे क्या हुआ? रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रा स्थिति इतनी अधिक बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। नंबर 3, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती प्रणाली सुरक्षा समाप्त हो गई। अब लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा की व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों को समझ खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लगा। लोगों के सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लगा। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक असमानताओं का जन्म। देखिए शॉक थेरेपी के कारण निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दे दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्य विशेषकर रूस और में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तैयार हो गई। अब धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानताओं ने जन्म ले लिया था। ये शॉक थेरेपी के मुख्य परिणाम हुए। अब देखिए बर्लिन की दीवार। देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी खेमे के विभाजन का प्रतीक थी। पूर्वी और पश्चिमी खेमे का यानी कि दो ध्रुवीयता का भी आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से उनके बीच के विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में खड़ी की गई। कब खड़ी की गई? 1961 में। क्वेश्चन बनता है ये सब कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में खड़ी की गई। कितने वर्ष तक रही? 28 वर्ष तक रही। कितनी लंबाई थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989। किसके द्वारा गिराई गई? पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा। भारत व सोवियत संघ के बीच निकट संबंधों के उदाहरण। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे रहे
और विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी रूस बना। रूस के साथ भारत के संबंध कैसे रहे? देखिए, सोवियत संघ ने भारत के विकास कार्यों में सहायता दी। जितने भी भारत में विकास कार्य हुए उसमें, क्योंकि शुरू से ही बहुत अच्छे संबंध रहे सोवियत संघ के साथ भारत के। ख्रुश्चेव ने 1955 में गोवा को भारत का अभिन्न अंग बताया। 1962 ईस्वी में चीन के आक्रमण के समय सोवियत संघ ने भारत को सैनिक सहायता दी। कश्मीर के मामले में सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने भारत के पक्ष का समर्थन किया। 1965 के भारत पाक युद्ध में सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में समर्थन किया। 1966 में सोवियत संघ ने अपनी मध्यस्थता से ताशकंद का समझौता किया ताकि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। 1971 में भारत व सोवियत संघ ने शांति, मित्रता व सहयोग की संधि की। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में समर्थन किया। दोनों देशों ने पराधीन देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया। 1986 की नई दिल्ली में घोषणा के तहत दोनों देशों ने कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सार्वभौम मानक होना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत के रूस के क्या संबंध रहे? क्योंकि भारत के संबंध सोवियत संघ के जैसे थे, ऐसे ही सेम रूस के साथ हो गए, क्योंकि भारत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी सोवियत संघ का रूस को घोषित किया गया। तो भारत के रूस के साथ भी मित्रतापूर्वक संबंध रहे और गहरा प्रगाढ़ हो गए। अब देखिए, रूसी संघ ने क्या किया? भारत को आर्थिक, तकनीकी व वैज्ञानिक सहायता दी। कुंडुकुलम में परमाणु रिएक्टर्स बनाए। नंबर 2, रूसी राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य दिए जाने का समर्थन किया। अस्थायी सदस्य बनाने का समर्थन रूस ने किया। दोनों देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार, ये जो सीमा से पार से जो आतंकवाद होता है उससे निपटने की दिशा में प्रयास किया गया। जब 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया तो रूसी राष्ट्रपति यत्सिन ने बड़े संतुलित तरीके से भारत के इस कार्य का औचित्यकरण किया। यह भी तय किया गया कि 2008 में भारत में रूस का वर्ष तथा 2009 में रूस में भारत का वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने सब चीज़ें देख ली हैं, सब चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि समय के आप समझते हुए इसको जल्दी जल्दी से बताया गया, तो आप इसको कई बार देख कर बना सकते हैं।